नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 9 के अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने कोशिका की खोज कैसे हुई, किस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोज किया, उसी तरीके से फिर तालाब के एक बूंद पानी में ल्यूवेनहॉक ने चलते हुए जीवों को देखा। इन सब बातों का अध्ययन किया। इसके पश्चात यह अध्ययन किया कि बहुत सारे जीव सिर्फ एक कोशिका से ही मिलके बने होते हैं। वैसे जीवों को हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुत सारे जीवों का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर होता है। वैसे जीवों को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए बच्चों, आज हम लोग एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव दोनों में क्या अंतर है, किन किन बातों पर, किन किन बिंदुओं पर उनमें विभिन्नता पाई जाती है, इन चीज़ों को सीखेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए फिर कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, पहले जो कोशिका आई जिनको कि यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, कैसा उनका आकार है, बाद में कोशिकाओं का किस प्रकार से विकास हुआ और कुछ जटिल कोशिकाओं का निर्माण हुआ जिसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। सबसे पहले आने वाली कोशिका प्रोकैरियोटिक हो गई, प्रिमिटिव कोशिका हो गई। बाद में आने वाली कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका हो गई। तो इन तथ्यों पर अध्ययन हम लोग करेंगे। आगे बढ़ते हुए और भी अन्य बातें सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग आज एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में क्या अंतर है, इसको सीखते हैं। तो बच्चों, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव और जब भी आपको अंतर लिखने के लिए परीक्षा में पूछा जाए तो बच्चों आप स्पष्ट रूप से बीच में एक लाइन खींचकर अंतर स्पष्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे बीच में लाइन खींचकर नहीं लिखते हैं, तो उन लोगों से मेरा कहना है कि जब भी अंतर स्पष्ट करने के लिए आप लोग से पूछा जाता है कहीं पर भी, तो अंतर का मतलब है कि आप बीच में लाइन खींचिए और इनका कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, मतलब इधर क्या है और बहुकोशिकीय जीव में क्या है, इनको आप बताइए। तो सबसे पहले हम लोग कोशिका की संख्या पे चलते हैं। कोशिकाओं की संख्या। तो जैसा कि बच्चों नाम से ही स्पष्ट है कि एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से मिलकर बनी होगी, यानी कि कोशिकाओं की संख्या एक होगी, और बहुकोशिकीय जीव में कोशिकाओं की संख्या क्या लिखेंगे बच्चों, एक से अधिक होगी। अब दूसरा बिंदु है कि किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कार्य के आधार पर हम लोग एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में अंतर देखते हैं। तो बच्चों, एक कोशिकीय जीव चूँकि एक कोशिका से ही मिलकर बना होता है, अतः यहाँ समस्त कार्य यहाँ पर समस्त
कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किया जाएगा। एक ही कोशिका के द्वारा किया जाता है। अर्थात बच्चों, यहाँ पर कार्य का विभाजन नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति हैं तो उसी व्यक्ति को बाज़ार से जाके सामान भी लाना है, घर में खाना भी बनाना है और काम करने के लिए ऑफिस भी जाना है। तो कार्यों का यहाँ बंटवारा नहीं है एक कोशिकीय जीव में। परंतु जब बहुकोशिकीय जीव की तरफ आते हैं तो यहाँ एक से अधिक कोशिका पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ कार्य जो है, कार्यों का बंटवारा पाया जाता है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग कार्यों का संपादन करती है, अलग अलग कार्यों का संपादन करती है। इसको ऐसे समझिए बच्चों कि अगर किसी परिवार में मान लेते हैं कि 5 व्यक्ति हैं, तो उन 5 व्यक्तियों में कार्यों का बंटवारा होता है। कोई व्यक्ति बाज़ार से जाके सामान ला रहा है, कोई व्यक्ति घर के काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए बाहर जा रहा है। जैसा कि आसपास आप अपने परिवार में, पड़ोस में देखते होंगे। तो कार्य के आधार पर एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका है, इसलिए समस्त कार्य एक ही कोशिका को करने होंगे। और यहाँ विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, इसलिए अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं और विशिष्ट कार्य करती हैं। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो जनन पर चर्चा करते हैं बच्चों। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, किस प्रकार से कोशिकाएं अपनी संख्या बढ़ाती हैं। चूँकि यहाँ एक कोशिकाएं हैं, इसलिए वही कोशिका, एक कोशिका ही जनन का कार्य ही करेगी। एक कोशिका विभाजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करेंगी, अपनी संख्या में वृद्धि करेंगी। परंतु बच्चों, बहुकोशिकीय जीव में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होंगी जो जनन का कार्य करेंगी। जैसा कि अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उपलब्ध हैं और अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग तरह के कार्यों का संपादन करती है। इसलिए यहाँ पर जनन का कार्य एक अलग विशेष प्रकार की कोशिका के द्वारा किया जाएगा, जिसे हम लोग जनन कोशिकाएं कहेंगे। तो जनन का कार्य यहाँ पर जनन कोशिकाओं के द्वारा, जिसको कि जेनरेटिव सेल्स भी कहते हैं, जनन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। अब आगे बढ़ते हुए आयु पे चर्चा कर लेते हैं। आयु, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर संपूर्ण जीव एक कोशिका से ही मिलके बना है। अर्थात यदि एक कोशिका की मृत्यु हो जाती है, इसका मतलब है उस जीव की मृत्यु हो जाएगी। परंतु बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर
सजीव का निर्माण हुआ है। इसलिए यदि कुछ कोशिकाएं की मृत्यु हो भी जाती हैं तो सजीव की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि जनन कोशिकाओं द्वारा कुछ और नए नए कोशिकाओं का निर्माण किया जाएगा और कोशिकाएं आपस में भी विभाजित होते रहती हैं और टूट फूट को मरम्मत करते रहती हैं। इस प्रकार इनकी एक कोशिकीय जीव की आयु छोटी होगी, क्योंकि अगर कोशिका की मृत्यु हो जाएगी तो जीव की भी मृत्यु हो जाएगी। अर्थात एक कोशिकीय जीव की आयु छोटी होती है, परंतु बहुकोशिकीय जीव की आयु लंबी हो जाएगी इनकी आयु। क्यों? क्योंकि कुछ कोशिकाओं के मृत्यु से इनको जीव की मृत्यु नहीं होती है। अगर कुछ वाइटल कोशिकाएं, वैसी कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है या वैसे अंगों की मृत्यु हो जाती है, तब यहाँ पर जीव का मृत्यु होगा, लेकिन कुछ कोशिकाओं के मृत्यु होने से जीवों की मृत्यु नहीं होगी। अब अगला टॉपिक, उदाहरण हम देख लेते हैं कि एक कोशिकीय जीव किस प्रकार से, किन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं और किन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो बच्चों, एक कोशिकीय जीव का सबसे साधारण उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया जिनको कि जीवाणु भी कहा जाता है इत्यादि। अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु इत्यादि। बहुकोशिकीय जीवों का उदाहरण आपके आसपास जितने भी प्रकार के जीव दिख रहे हैं आपको साधारण आँखों से, वह अधिकतर बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण होते हैं। तो बच्चों, आप उदाहरण स्वयं भी दे सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, मनुष्य। पेड़ पौधे भी हो सकते हैं बच्चों, पेड़ पौधे इत्यादि जो हम आसपास देखते हैं, ये सभी हमारे बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, आपने देखा कि एक कोशिकीय जीव जिनका कि निर्माण सिर्फ एक कोशिका से होता है और बहुकोशिकीय जीव जिनका निर्माण एक से अधिक कोशिका से होता है, किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। आइए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग एक कोशिका का अध्ययन कुछ करते हैं कि कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक वैसी कोशिका जो साधारण है, जिनका निर्माण पहले हुआ, जो प्रिमिटिव हैं, जिनको कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और एक वैसी कोशिका जिनका निर्माण बाद में हुआ, जो जटिल हैं, उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो एक एक करके हम प्रोकैरियोटिक कोशिका पहले देखेंगे और उसके बाद फिर यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना देखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना देखिए बच्चों, आप भी अगर साथ साथ मेरे साथ डायग्राम बनाते जाएंगे तो बड़े आसानी से डायग्राम सीख सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका चारों तरफ एक मजबूत आवरण से घिरा होता है। चारों तरफ से एक मजबूत आवरण के द्वारा घिरा रहता है और इस आवरण को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। अब इस आवरण के नीचे यह एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है और यह मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डेड होता है। इस प्रकार से यह चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन के द्वारा भी घिरा होता है, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब इसके अंदर इसका डीएनए
इस सर्कुलर रूप में पाया जाता है। इसका डीएनए सर्कुलर रूप में पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें बच्चों एक द्रव्य भरा रहता है इस पूरे द्रव्य भरा रहता है इस पूरे कोशिका के अंदर, जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। इसके अलावा इसकी मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकली रहती है और इससे कई फ्लैजेला निकले रहते हैं। इस प्रकार से आप फ्लैजेला का बना देंगे और इसके पूरे सरफेस पर छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम लोग पिलाई कहते हैं। पूरे शरीर पर इस तरह की संरचना पाई जाएगी बच्चों। आप इस तरीके से बना देंगे। आप अगर साथ साथ बनाते जा रहे हैं तो इस प्रकार के चित्र को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं होगी। आप साथ ही साथ हमारे साथ साथ अगर बनाते जा रहे हैं तो इसे सीख लेंगे। इनमें कुछ छोटे छोटे गोलाकार संरचना पाई जाती है और यह गोलाकार संरचना कई जगह पाई जाती है, पूरे कोशिका में फैली रहती है। इन गोलाकार संरचनाओं को हम लोग इनको राइबोसोम कहते हैं। इन गोलाकार रचनाओं को हम लोग राइबोसोम कहते हैं। अच्छा बच्चों, चित्र बनाने के साथ साथ यदि हम नाम भी लिखते जाएं तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो हम देखते हैं इसका नाम क्या बताया था मैंने। यह कोशिका भित्ति हो गई, यह कोशिका भित्ति हो गई और कोशिका भित्ति के अंदर यह कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका झिल्ली, जिसे कि सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें फोल्डेड है अंदर की तरह। इस मुड़ी हुई संरचना को हम लोग मीजोसोम कहते हैं। मुड़ी हुई संरचना को हम लोग मीजोसोम कहते हैं। और कोशिका के अंदर एक द्रव्य भरा हुआ है, जिस द्रव्य का नाम हम लोग कोशिका द्रव्य कहेंगे। कोशिका द्रव्य कहेंगे। और कोशिका झिल्ली की ही संरचना बाहर की तरफ निकली हुई है। इन संरचनाओं का नाम इन्हें फ्लैजेला कहा जाएगा। और इन छोटी छोटी संरचनाओं का नाम, इन जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं, इसका नाम पिलाई होगी। इस प्रकार से अब कोशिका के अंदर देखते हैं। कोशिका के अंदर कुछ और भी अन्य छोटे छोटे तरल पदार्थ, तेल के जैसे पदार्थ, जिसको कि हम लोग ऑयल ड्रॉपलेट कहते हैं या तैलीय पदार्थ कहेंगे उसे। तो छोटे छोटे तैलीय पदार्थ भी इस कोशिका के अंदर पाए जाते हैं।
तो इसे हम लोग तेल के कण या फिर ऑयल ड्रॉप्स भी कहा जाता है इनको। छोटे छोटे तेल के कण भी पाए जाते हैं और इनके साथ साथ कुछ फूड वैक्यूल वगैरह भी पाए जाएंगे। फूड वैक्यूल यानी कि वैसा वैक्यूल जिनके अंदर फूड वगैरह रहता है, जिनको कि हम लोग खाद्य धानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? खाद्य धानी भी कहेंगे, फूड वैक्यूल्स भी कहेंगे, ये भी पाए जाते हैं। तो बस प्रोकैरियोटिक कोशिका में मुख्य संरचना इसी प्रकार की होती है। और जो सबसे बीच में एक मुख्य संरचना का नाम लिखना मैं छोड़ दिया हूँ, इसे लिख लीजिए। इस संरचना का नाम है, इसका नाम है न्यूक्लियोइड। और इसको हम लोग दूसरा हिंदी में नाम इसका वैसी संरचना जो गुणों को एक जीव से दूसरे जीव तक लेके जाती है, जेनेटिक मटेरियल जिसे भी कहा जाता है, या आनुवांशिक पदार्थ भी कह सकते हैं। आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। कुछ किताबों में आप डीएनए वगैरह भी लिखा, इसको देख सकते हैं, डीएनए लिखा रहेगा। ये चीज़ें हो गई। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का अंगक नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार का अंगक अनुपस्थित है। और अंगक के अनुपस्थित होने के कारण ही इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। साथ साथ इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है, वह अनुवांशिक पदार्थ देखिए किसी भी प्रकार के मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है, किसी भी प्रकार की झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है। अर्थात इसका अनुवांशिक पदार्थ जो है इस कोशिका द्रव्य में, जिसको कि साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, कोशिका द्रव्य में ऐसे ही तैर रहा है। इसे कोई भी झिल्ली घेरे हुए नहीं है। तो इस यूकैरियोटिक में अभी आप बाद में देखेंगे कि अनुवांशिक पदार्थ पूरे तरीके से घिरी हुई है और अंगक भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वैसी कोई भी अंगक वाली संरचना नहीं है। इसमें साधारण से फिर से एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले बाहरी आवरण है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, और कोशिका भित्ति के अंदर एक और मेम्ब्रेन की संरचना है जिसे कोशिका झिल्ली कहा गया। कोशिका झिल्ली के अंदर द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ी होती है जिसे मीजोसोम कहा जाता है। इनके कोशिका द्रव्य के अंदर अनुवांशिक पदार्थ, न्यूक्लियोइड या फिर डीएनए, जो भी अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग लिखा गया है, सब एक ही बातें हैं। अनुवांशिक पदार्थ जो इनका है वह नेकेड है। नेकेड अर्थात किसी भी प्रकार की कोई भी झिल्ली जैसी संरचना से घिरी हुई नहीं है। यही इसका मुख्य है। और नेकेड होने के कारण इनका जो कोशिका का संरचना है बहुत ही सिंपल है। कुछ राइबोसोम पाए जाएंगे और ये खाद्य धानी पाई जाएंगी। यह ऐसा वैक्यूल है जिसमें खाना इनका रहता है और इसी में भोजन में बहुत सारे एंजाइम का सिक्रेशन होता है और पचता भी है। और पचने के बाद यहाँ से जो कंपोनेंट रहते हैं, फूड के कंपोनेंट, अलग अलग पाचित पदार्थ, वह कोशिका में आ जाते हैं। और इधर इसके मूव करने के लिए
फ्लैजिला और ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं इसके सरफेस पर, उनको पिलाई कहा जाता है। ये फ्लैजिला की सहायता से यह जीव जो है, एक कोशिकीय जीव, आगे गमन करता है और पिलाई की सहायता से भी यह थोड़ा बहुत गमन करता है। मुख्यतः पिलाई की सहायता से यह किसी भी सरफेस पर, किसी भी सतह पर चिपकने का काम करता है और फ्लैजिला की सहायता से यह गति करता है, तैरने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से देखेंगे बच्चों, कुछ इसमें तेल के कण भी हैं, ऑयल ड्रॉपलेट भी हैं और यह बहुत ही सिंपल सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका की है। इसके अलावा अब बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं है। इतनी बातें अगर आप प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानते हैं तो समझिए कि आप अपने स्तर पर प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त किए हुए हैं। तो बच्चों, आपने अभी देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत ही सिंपल कोशिकाएं हैं और सिंपल इसलिए है क्योंकि इनका आनुवांशिक पदार्थ कोई झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है। इनके कोशिका के अंदर कोई अंगक नहीं पाए जाते हैं। बहुत ही साधारण इनकी संरचना है। बाहर से एक मजबूत भित्ति द्वारा घिरे हुए हैं, उसके अंदर कोशिका झिल्ली है, उसके अंदर कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य में भी बहुत ज़्यादा अलग अलग संरचनाएं नहीं हैं। तो इन सब कारणों के कारण हम लोग इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका नाम दिए। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, पहले आया हुआ, अर्थात वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई होगी पृथ्वी पर तो सबसे पहले इसी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हुआ होगा और इन्हीं कोशिकाओं से बने हुए सजीवों का निर्माण हुआ होगा। अर्थात सबसे पहले पृथ्वी पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई होगी और इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए जीवों का निर्माण हुआ होगा। अर्थात एक कोशिकीय जीव का निर्माण पहले हुआ होगा। जैसे जैसे समय बीतने के साथ इन कोशिकाओं में जटिलता आती गई और हम आगे देखेंगे कि कितने अलग अलग प्रकार की जटिलता इन कोशिकाओं में आ गई है और जिसके कारण अब बाद में आने वाली कोशिका या वैसी कोशिका जिसका विकास बाद में हुआ है उन्हें हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। ऐसा भी आप समझ सकते हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक मतलब साधारण कोशिका और यूकैरियोटिक मतलब एडवांस, थोड़ा जटिल, थोड़ी विकसित कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए कुछ जीवों का उदाहरण हम लोग देख ले बच्चों। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए जीव का साधारण उदाहरण है जीवाणु, जिसे कि हम लोग बैक्टीरिया के नाम से भी, बैक्टीरिया भी जिसको कहते हैं। अब सबसे सिंपल बैक्टीरिया बच्चों, जैसे कि आप दही में देखते हैं, दही में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है बताइए आप लोग। दही में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस पाई जाती है। और एक बैक्टीरिया जो बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में आता है, जो दलहन पौधों की जड़ों के गांठों में पाया जाता है, जिसको कि हम लोग राइजोबियम भी कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं। तो लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, ये सब ऐसे जीवाणु हैं जिनका एक कोशिकीय जीव है और जिनका पूरा शरीर जो है एक कोशिका से बना हुआ है और ये एक कोशिका कैसी है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो बच्चों, आज के क्लास में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तक बात सीमित रखते हैं। अगली कक्षा में हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और आप लोग से मिलेंगे अगले क्लास में यूकैरियोटिक कोशिका के साथ। तब तक आप चित्र का अभ्यास कीजिए और पढ़ते रहिए। अगले क्लास के लिए इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।